Come back to our channel again, Seco CMS student, as we are studying the chapter number 2, Company Cost Record and Audit Rule 2014. Now we just do some past year questions as we have read the rule number 3. I thought that rule number 3 and rule number 4, which was completed, let discuss some past year questions so that we know how institute ask questions in their past year and in how they make questions on rule 3 and rule 4. Theoretical questions we will discuss here, practical we will discuss afterwards. First of all, we discussed some theoretical questions as we know that some students were facing problems in theories. I also faced problems in theory, so just I want that I also learned something and you also learn something, so I just making this video. So let's get started. So in this video, first of all, question number 1, we should discuss what would be the treatment of the cost of consumption of electricity from a captive generating plant. The applicability of cost audit to such captive generating plant. तो इसमें हमें बताना है कि आपको क्या लगता है कि क्या ट्रीटमेंट होनी चाहिए फॉर द कॉस्ट ऑफ कंजप्शन, जो कि हम कॉस्ट कंज्यूम कर रहे हैं फ्रॉम कैप्टिव जनरेटिंग प्लांट, तो उसकी क्या ट्रीटमेंट होनी चाहिए, क्या उसकी कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या उसका कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करें तो कॉस्ट ऑडिट कराएं नहीं कराएं। तो रूल 3 कहता है, रूल 3 क्या कहता है, रूल 3 कहता है कि आपको कॉस्ट रिकॉर्ड तो मेंटेन करना है, ठीक है, कॉस्ट रिकॉर्ड तो सारी कंपनीज के लिए मेंटेन करना है। वहाँ पे हमने पढ़ा था कुछ एक दो कंपनीज हैं जहाँ पे आपको एग्जामेशन मिली है, लेकिन बाकी सारी कंपनीज के लिए आपको कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना है। तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है एज पर रूल 3A ऑफ कंपनीज रिकॉर्ड्स cost record rules 2014, all companies has captive having captive generating of electricity shall require to maintain the cost record. तो यहाँ पे साफ साफ लिख दिया have required to maintain the cost record. It may be noted that in case of the companies whose product and services are covered under rules and consume electricity for captive consumption, determining of the cost of generating, transmission, distribution and supply of electricity is as per CRA 1 वुड बी मैंडेटरी। मतलब CRA 1 मतलब किस चीज़ के लिए होता है, कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए। तो CRA 1 मतलब कि कॉस्ट रिकॉर्ड आपके लिए ऊपर मैंडेटरी हो जाएगा। लेकिन since the cost of consumption of electricity have to be the cost, hence the maintenance of cost record would be applicable। तो यहाँ पे साफ साफ लिख दिया गया कि आपको कॉस्ट रिकॉर्ड तो मेंटेन करना है, तो कॉस्ट रिकॉर्ड तो मेंटेन करना है एज पर रूल 3। लेकिन एज पर रूल 4 क्या बोलता था हमें, रूल 4 बोलता था कि अगर आप कैप्टिव कंजम्पशन के लिए मतलब कैप्टिव कंजम्पशन के लिए इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहे हैं कैप्टिव कंजम्पशन के लिए थ्रू कैप्टिव जनरेटिंग प्लांट, तो उस केस में आपको वो एग्जाम्प्ट कर देता था, तो कॉस्ट ऑडिट आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगी। तो हाउएवर कॉस्ट ऑडिट विल नॉट बी एप्लीकेबल टू द कैप्टिव प्लांट producing the generation of electricity for its captive consumption, not for this portion of sold। तो यहाँ पे सेल नहीं कर रहे हैं हम, यहाँ पे बस अपने कैप्टिव कंजम्पशन के लिए यूज़ कर रहे हैं तो चलेगा, ठीक है। अगर हम सेल कर देते इस चीज़ को तो नहीं चलता, अगर हम आउटसाइड सेल कर देंगे तो नहीं चलेगा, ठीक है, कैप्टिव कंजम्पशन होना चाहिए। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, a company meet the threshold limit of both maintenance of cost record and कॉस्ट ऑडिट। तो यहाँ पे मैं इस क्वेश्चन से पहले एक चीज़ आपको बता दूं कि अगर कॉस्ट रिकॉर्ड या कॉस्ट ऑडिट, ठीक है, अगर किसी कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल हो जाता है, ठीक है, अगर किसी कंपनी के ऊपर, एक सेकंड जरा मैं इसको छोटा ही कर लेता हूँ। जैसे मान लो कोई कंपनी थी, उसके ऊपर कॉस्ट रिकॉर्ड एप्लीकेबल हो गया, ठीक है, रूल 3 के अकॉर्डिंग उसको कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना है, साथ ही साथ उसके ऊपर कॉस्ट ऑडिट भी एप्लीकेबल है, ठीक है, उसने उसकी भी लिमिट वो कर ली रूल 4 के अकॉर्डिंग। तो उस केस में उसको क्या कहते हैं, अगर एक बार एप्लीकेबल हो गया, वंस एप्लीकेबल फॉर एवर एप्लीकेबल, तो यहाँ पे लिखा है एक बार, वंस एप्लीकेबल
forever applicable। तो वंस एप्लीकेबल फॉर एवर एप्लीकेबल, यहाँ पे बोला गया है एक बार अप्लाई हो गया तो हमेशा के लिए अप्लाई हो गया। तो ये चीज़ यहाँ पे लिखी गई है। तो यहीं पे हम क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है देखो, पढ़ना आप। अ कंपनी मीट द थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर बोथ मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड एंड कॉस्ट ऑडिट इन ईयर 2015-16 consequence the company under the pursuance of rule in 2016-17, if the turnover of the company reduces to the lower than the prescribed threshold limit, तो lower हो जा रही है अगर 16-17 में, तो state the rule related to the cost record and cost audit will be applicable to for the year 17-18। तो कॉस्ट रिकॉर्ड कॉस्ट ऑडिट करवाना पड़ेगा। हाँ करवाना पड़ेगा भाई, एक बार अप्लाई हो गया हमेशा के लिए अप्लाई हो गया। तो पहले इन्होंने क्या करा है देखो किस तरीके से आंसर लिखा है। तो रूल 3 सबसे पहले पूरा लिख दिया, रूल 3 ऑफ कंपनी कॉस्ट रिकॉर्ड ऑडिट रूल 2014 स्टेट दैट एवरी कंपनी इंगेज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और रेंडरिंग ऑफ सर्विस एज प्रिस्क्राइब, मतलब कि गुड्स एंड सर्विसेज जो कि प्रिस्क्राइब करी गई है टेबल ए टेबल बी के अंदर, having the overall turnover from all products and services is rupees 35 crore or more during immediate preceding financial year shall have to maintain the cost record या shall include the cost record for such products and services। ठीक है, in the books of account since the threshold limit applicable maintaining the cost record is met in year 2015-16, तो cost record is required to maintain for year 16-17 के लिए मेंटेन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखा है once the maintenance of the cost record become applicable it would be maintained on continuous basis in subsequent year also। तो चाहे आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट कम भी हो जाए लेकिन आपको सब्सिक्वेंट ईयर में भी कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। फॉलोइंग दी सेम लाइन को फॉलोइंग करते हुए कॉस्ट ऑडिट विल बी अप्लाई फॉर 2016-17 ऑल्सो फॉर 17-18। तो आपको कॉस्ट ऑडिट भी कराना पड़ेगा, कॉस्ट रिकॉर्ड भी मेंटेन करना पड़ेगा। समझ आई? तो अगर एक बार आपके ऊपर कॉस्ट रिकॉर्ड या कॉस्ट ऑडिट अप्लाई हो गया तो उसके बाद वो अप्लाई होता रहेगा। तो ये बात यहाँ पे लिखी हुई थी। तो मैंने इसके साथ साथ एक पॉइंट भी आपको बता दिया है कि अगर आपके ऊपर एक बार अप्लाई हो गया तो आपको फिर से अप्लाई करना पड़ेगा। अब ये बहुत अच्छा है, जैसे हमने वहाँ पे पढ़ा था कैटेगरी नंबर 33, मैंने बड़ी बार बोला 33। अगर मेरी प्रीवियस वीडियोस आप फॉलो कर रहे हो तो कैटेगरी नंबर 33 को मैंने हाईलाइट करा था जो कि मेडिकल डिवाइसेस से रिलेटेड था। तो उसके ऊपर भी इन्होंने एक क्वेश्चन बना रखा है जो कि देखो आपका अभी लेटेस्ट दिसंबर 19 में आया है। अगर आप दिसंबर 19 का पेपर खोलोगे ना तो आपको दिख जाएगा ये क्वेश्चन। तो दिसंबर 19 का पेपर खोलना और फिर इस वीडियो में आके कमेंट करना या वीडियो पे लाइक करके जाना कि हाँ दिसंबर 19 में पेपर आया था और हमने पढ़ लिया, छोड़ के नहीं गए हम ये। तो क्वेश्चन क्या है देखो, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। ठीक है, यहाँ पे देखो इन्होंने ना मतलब फॉरेन कंपनी, मतलब एक पॉइंट था हमारा फॉरेन कंपनी वाला, अगर फॉरेन कंपनी हैविंग ओनली अ लाइसेंस ऑफिस तो उसको क्या कहते हैं, कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करना, ये एग्जाम्पशन में दे रखा है। तो उसके ऊपर इन्होंने क्या बना दिया, एक क्वेश्चन ही बना दिया। तो देखते हैं चलो। एक हेल्थ केयर इक्विपमेंट लिमिटेड है इंगेज इन मेनली इन प्रोड्यूसिंग ऑफ कार्डियस्टेंट्स एंड, मतलब ये मेडिकल डिवाइसेस वगैरह बनाती है। सिंपल से मैं बोलूँ तो मेडिकल डिवाइसेस वगैरह बना रही है। तो उस केस में मेडिकल डिवाइसेस वगैरह बना रही है तो स्टेट बिलो द मेंटेनेंस ऑफ द कॉस्ट रिकॉर्ड इज एप्लीकेबल टू द कंपनी फुलफिल दी टर्नओवर क्राइटेरिया। टर्नओवर क्राइटेरिया 35 करोड़ वाला तो फुलफिल हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 35 करोड़ वाला टर्नओवर क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है। कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहिए नहीं करना चाहिए ये बताओ। तो फॉरेन कंपनी है जो कि जिसका रजिस्टर ऑफिस कहाँ पे, मुंबई में है, तो प्लेस ऑफ बिजनेस मुंबई में आ गया। फॉरेन कंपनी क्या पढ़ा था यहाँ पे, रूल 3 पहले आप याद करो। रूल 3 क्या बोलता है? रूल 3 बोलता है कि every company including foreign company defined under section 2 subsection 42 of companies act। वो क्या बोलता है, कंपनीज एक्ट की
अगर अगर आप एंगेज हो इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑफ अ स्पेसिफाइड प्रोडक्ट्स, जो कि हमें बता रखे हैं टेबल नंबर ए और टेबल नंबर बी के अंदर, तो यू हैव टू and your overall turnover limit is rupees 35 crore or more in immediate preceding previous year, तो you have to maintain the cost records। तो अगर आपकी टर्नओवर क्राइटेरिया मीट करता है, ठीक है, तो फॉरेन कंपनी इसमें इंक्लूड हो गया था, तो फॉरेन कंपनी इंक्लूड है तो इसको बनाना पड़ेगा। मुंबई में हेडक्वार्टर है। फिर उसके बाद बोला कंपनी क्लासिफाइड एज माइक्रो इंटरप्राइजेस। अब माइक्रो इंटरप्राइजेस है तो क्या उसको बनाना पड़ेगा? नहीं, माइक्रो, हमने ये भी पढ़ा था कि माइक्रो और स्मॉल को क्या कर दिया है, छूट दे दिया, लेकिन वहीं पे मीडियम अगर होगा तो उस पर अप्लाई होगा, वो कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करेगी। ठीक है, MSMED एक्ट, मैंने बोला था MSMED एक्ट, ठीक है, MSMED एक्ट के अकॉर्डिंग देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, नथिंग कंटेन इन दी कंपनीज कॉस्ट एंड ऑडिट रूल शैल बी अप्लाई टू द कंपनी विच इज क्लासिफाइड एज माइक्रो एंड स्मॉल एज पर दी, मतलब कि नथिंग मतलब कुछ नहीं है इनके ऊपर, कॉस्ट रिकॉर्ड इनको बनाना ही नहीं अगर वो माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेस है, नथिंग लिख दिया। फिर उसके बाद बोला फॉरेन कंपनी है, ठीक है, उसका लाइसेंस ऑफिस कहाँ पे है, दिल्ली और मुंबई में है, तो ओनली लाइसेंस ऑफिस है भैया और कुछ नहीं। और कैटेगरी नंबर 33 ऑफ द गुड्स पे मैं डील करता हूँ, जो कि डील करते हैं मेडिकल डिवाइसेस से रिगार्डिंग, तो अगर मैं उसमें डील करता हूँ तो मेरे ऊपर कॉस्ट रिकॉर्ड नहीं एप्लीकेबल होगा। यहाँ पे भी बोल दिया नथिंग कंटेन इन सीरियल नंबर 33, सीरियल नंबर बोल दिया इन्होंने, मैं कैटेगरी नंबर बोलता हूँ, शैल बी अप्लाई टू द फॉरेन कंपनी हैविंग ओनली लाइसेंस ऑफिस इन इंडिया। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है मज़ेदार, फिर बोलता है कि एक डोमेस्टिक कंपनी है जिसकी एवरेज टर्नओवर, मतलब कि पास्ट 2 ईयर्स की एवरेज टर्नओवर 40 करोड़ है, एवरेज है, तो मतलब कि अगर मैं टर्नओवर निकालूँ नॉर्मली तो वो 80 करोड़ होगी 2 साल की, मतलब मैं देखूँ तो वैसे 40 साल मान लो, 40 होगी, मतलब कि 35 से ऊपर होगी, ये हम मान के चल रहे हैं कि 35 से ऊपर होगी पास्ट 2 ईयर्स की। ठीक है, अब वो बोल रहे हैं कि इस साल लेकिन वो ड्रॉप हो गई है 24 करोड़ में, पहले 40 थी, अब वो 24 हो गई है, तो क्या हम कॉस्ट रिकॉर्ड नहीं मेंटेन करें? नहीं, आपको कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। अगर आपके ऊपर एक बार एप्लीकेबल हो जाता है फिर वो दोबारा एप्लीकेबल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 इसी के ऊपर था, पूरी डिटेल के लिए आप ऊपर देख सकते हैं। बाकी इन्होंने यही लिखा है कि अगर आपके ऊपर एक बार अप्लाई हो गया तो आपको कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं सब्सिक्वेंट ईयर्स में भी। यहाँ पे सब्सिक्वेंट ईयर्स का रेफरेंस देके आपको पूरा आंसर अपना लिख देना है। अगला वाला क्वेश्चन फ्रॉड से रिलेटेड है, जो कि मैं अभी इस वीडियो में डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि हमने फ्रॉड के बारे में अभी कुछ भी नहीं पढ़ा है। फ्रॉड के बारे में जब पढ़ेंगे तो तब हम डिस्कशन करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, 1 मिनट रुक जाना, अगर मेरे को कोई अच्छा क्वेश्चन दिखता है तो वो हम डिस्कस करते हैं, वरना हम इस वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अच्छा, ये भी रूल 3 के ऊपर आ गया, जून में आया था, जून 17 में पेपर में आया था। आप पेपर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैविंग टर्नओवर ₹90 करोड़ इन 16-17 वाज इनकॉर्पोरेटेड इन 15-16, ठीक है, 15-16 में इनकॉर्पोरेट हुई, उसका जो टर्नओवर है 90 करोड़ हो गया। ठीक है, कमेंस इस प्रोडक्शन फ्रॉम मार्च 2016 से, इन्होंने बता दिया कि प्रोडक्शन भी मार्च 16 से स्टार्ट किया, उससे पहले नहीं करा था। तो अगर यहाँ पे टाइमलाइन बनाए तो मार्च, यहाँ मार्च मान लो, ये मार्च है, मार्च भाई जैसे उन्होंने प्रोडक्शन स्टार्ट किया, और अब ये 31 मार्च 2017 में खड़े हैं। तो अब ये पूछ रहे हैं कि हमें क्या कॉस्ट ऑडिट करानी चाहिए? तो कॉस्ट ऑडिट तो नहीं करानी चाहिए, क्योंकि देखो जो टर्नओवर जो लिमिट है, ठीक है, वो 90 करोड़ है, और अगर कुछ वैसे भी हमारा जो ये पेपर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है या पेपर मैन्युफैक्चरिंग, ये टेबल नंबर बी में आता है। टेबल नंबर बी मतलब कि हमारी नॉन रेगुलेटेड सेक्टर वाली हो गई, जिसमें हमारा जो ओवरऑल टर्नओवर का लिमिट ही 100 करोड़ था, यहाँ पे तो ओवरऑल टर्नओवर जो है 90 करोड़ दे रखा है, तो पहला ही जो पॉइंट है वही मीटअप नहीं हो रहा, तो कॉस्ट ऑडिट तो कराने का मतलब ही नहीं बनता।
फिलहाल ये मेरी आपकी डिस्कशन होगी। अब आंसर कैसे प्रेजेंट करना है, तो सबसे पहले कॉस्ट रिकॉर्ड के बारे में पूरा जो रूल 3 के अंदर लिखा है आपका, ठीक है, इन्होंने सबसे पहले रूल 3 को पूरे अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, तो आपने भी लिखना है रूल 3 ऑफ कंपनी कॉस्ट रिकॉर्ड एंड ऑडिट रूल 2014 स्टेट दैट एवरी कंपनी इंगेज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड services specified in the rule shall maintain the cost record if the overall turnover limit is 35 crore or more during the immediate preceding financial year। इतनी बात लिख दी। एप्लीकेबिलिटी ऑफ कॉस्ट ऑडिट की बात करें अब, तो एप्लीकेबिलिटी ऑफ कॉस्ट ऑडिट कौन सा रूल बात करता है, रूल 4 बात करता है। रूल 4 बोलता है कि अगर आप आइटम नंबर ए के ऊपर, आइटम नंबर ए में हो रेगुलेटरी सेक्टर में, तो आपको जो है ओवरऑल एनुअल टर्नओवर जो है आपकी फ्रॉम ऑल द प्रोडक्ट्स एंड सर्विस ड्यूरिंग इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर जो कि 50 करोड़ होनी चाहिए, और एग्रीगेट टर्नओवर फ्रॉम इंडिविजुअल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज वो आपकी होनी चाहिए 25 करोड़ और मोर, ठीक है। तो 25 करोड़ या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। और अगर आप नॉन रेगुलेटरी सेक्टर में हो तो उस केस में आपकी जो ओवरऑल एनुअल टर्नओवर फ्रॉम ऑल इट्स प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर इज ₹100 करोड़ और मोर एंड द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, ठीक है, वो कितनी होनी चाहिए, वो आपकी 35 करोड़ होनी चाहिए। तो ये यहाँ पे बात बोल दी गई रेगुलेटरी और नॉन रेगुलेटरी के बारे में, ठीक है। तो इन दी प्रेजेंट केस जो पेपर इंडस्ट्री है वो नॉन रेगुलेटरी है, ठीक है, हमने यहाँ पे बता दिया कि वो नॉन रेगुलेटरी। हम आंसर कैसे प्रेजेंट करेंगे, ये लास्ट हमारा कंक्लूजन है, वो नॉन रेगुलेटरी है। तो उसको कॉस्ट रिकॉर्ड तो मेंटेन करना चाहिए फॉर द फाइनेंशियल ईयर 17-18, बट इट्स नॉट रिक्वायर्ड फॉर द कॉस्ट ऑडिट, मतलब कि कॉस्ट रिकॉर्ड की ऑडिट नहीं होगी फॉर द सेम ईयर सिंस इट डज नॉट क्रॉस द थ्रेशोल्ड लिमिट इन दी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर पहली बात तो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल में थी नहीं, अभी अभी इनकॉर्पोरेट हुई है, वैसे भी इसको बनाने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे लिखा हुआ था इनकॉर्पोरेट हुई है, ठीक है। अगर ये ठीक है 17 वैसे तो इनकॉर्पोरेट हुई थी और 17-18 में हम, ठीक है, मतलब पढ़ सकते हैं एक बार को। तो उसके बाद आगे आता है क्वेश्चन, ये भी हमने नहीं पढ़ा है, रूल 6 के ऊपर है ये, रूल 6 हमने पढ़ा नहीं। व्हाट आर ड्यूटीज ऑफ द कंपनीज इन रिलेशन टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन, नहीं हमें नहीं पता ये क्या ड्यूटीज होनी चाहिए। फिर ये हम पढ़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे बोला है इस मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड mandatory for multi-product company where all products are not covered under rule even if the turnover of the products covered under rule is less than 35 करोड़। अगर 35 करोड़ से लेस देन है तो उस केस में तो उसको नहीं करानी चाहिए। तो सबसे पहले हम रूल 3 लिख देंगे, रूल 3 पूरा लिख देंगे अच्छे से। और यहाँ पे हम क्या कहते हैं, अगर प्रोडक्ट हमारा टेबल ए और बी में नहीं आ रहा है तो उस केस में तो हम क्या कहते हैं, वो उसकी कॉस्ट ऑडिट ना कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे ना कॉस्ट ऑडिट कराएंगे, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे क्या बोला है, द रूल प्रोवाइडेड द थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ द कंपनीज एज अ होल irrespective of all its products are as per prescribed industries under table A and B. The rule do not provide any minimum product specification threshold limit for maintenance of the cost record. Consequently, company would require to maintain the cost record for the product cover under table A, B both, even if the turnover is below 35 करोड़। तो अगर आपकी टर्नओवर जो है बिलो 35 करोड़ है तो भी आप क्या कहते हैं, वो कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं। फिलहाल इसमें यही लिखा हुआ है। तो मेरे हिसाब से तो इसका आंसर ऐसे होगा कि इस मेंटेनेंस ऑफ द कॉस्ट रिकॉर्ड मैंडेटरी फॉर द मल्टी कंपनी वेयर ऑल प्रोडक्ट्स आर नॉट कवर्ड अंडर रूल इवन इफ द टर्नओवर ऑफ द इंडस्ट्रीज इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स विच आर कवर्ड अंडर रूल इज लेस देन 30। अगर लेस देन 35 करोड़ है तो उस केस में तो आपको कॉस्ट रिकॉर्ड बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। फिलहाल बाकी अगर हम टर्नओवर की बात करें तो टर्नओवर निकालते समय हम सारे के सारे प्रोडक्ट एंड सर्विस लेते हैं, चाहे वो टेबल ए के हों, टेबल बी के हों और
टेबल नंबर मतलब अदर देन दिस हो, अदर देन टेबल ए एंड बी, तो वो भी लेंगे, उसकी भी टर्नओवर लेंगे। तीनों टर्नओवर लेते हैं 35 करोड़ निकालते समय। तो ऐसा कुछ नहीं है फ़िलहाल। तो यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को वाइंड अप करते हैं, मतलब इस सेशन को वाइंड अप करते हैं, क्वेश्चन सेशन को। बाकी हम जो भी रह गए क्वेश्चन नेक्स्ट सीरीज़ में डिस्कस करेंगे, और तभी लाऊंगा मैं नेक्स्ट पार्ट जब आप कहोगे कमेंट सेक्शन में।